हाय बच्चों, आज हम क्लास 8th साइंस नेस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि परीक्षा कब होने वाली है 12 नवंबर को, उसके प्रश्न बैंक के विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 51 से अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले दो वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 50 तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51। जैसा कि प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। जो चित्र बना हुआ है उसमें बताना है कि परावर्तित किरण कौन सी है। तो x और y जो दिया गया है वो क्या दर्शा रहा है, दर्पण को। दर्पण पर कौन सी किरण पड़ रही है, आपतित किरण, है ना। तो ये नियम ही है कि आपतित किरण हमेशा कैसी होती है, परावर्तित किरण के बराबर, मतलब अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण के बीच में एक बनता है अभिलंब। तो आपतित किरण का जो कोण बताया गया है उसमें क्या दिया गया है, 60, अर्थात परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 60, है ना। तो इसमें 60 कोण कहाँ जा रहा है, किरण सा पे जा रहा है ना। इसलिए इसका सही आंसर होगा आपतित किरण कहाँ पड़ रही, परावर्तित किरण कहाँ जाएगी, बिंदु सा पर। तो इसके ऑप्शन है किरण आ और किरण बा, किरण सा और किरण दा। तो इसका सही आंसर होगा सी, किरण सा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संपर्क बल है, ए पेशीय बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर विद्युत बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो चुंबकीय बल चुंबक के द्वारा लगेगा अर्थात दूर से लगेगा, स्थिर विद्युत बल भी दूर से लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी किसी वस्तु को एक विशेष बल से खींचती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो ये भी दूर से लगेगा। लेकिन पेशीय बल जब हम किसी वस्तु को संपर्क में, है ना, अपने संपर्क से, पेशियों के द्वारा संपर्क से प्रेस करके लगाएंगे तो वो बल कैसा होगा, पेशीय बल। तो इसका आंसर होगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 53। निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उदासीनीकरण की क्रिया होती क्या है ना। जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल। तो ये क्रिया कहलाती है अम्ल क्षार का मिलना, उदासीनीकरण। तो इसमें ऑप्शन ए, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना। तो ये उदासीनीकरण की क्रिया है, क्योंकि चींटी जब हमें काटती है तब वो हमारे शरीर में क्या छोड़ देती है, अम्ल, और बेकिंग सोडा में होता है क्षार। तो जैसे ही हम मलते हैं बेकिंग सोडा तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या हो जाता है, वो उदासीनीकरण, उदासीन हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं। अपचन से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना, है ना। इसमें भी एसिडिटी में अम्ल बनता है ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना। तो इसका आंसर यही होगा, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना। ऑप्शन डी, क्षारकीय मृदा में जैव पदार्थ मिलाना, है ना। मृदा कैसी है, क्षार की, और जैव पदार्थ उसमें का काम करेंगे, अम्ल का। तो ये तो उदासीनीकरण की क्रिया ही हो जाएगी, है ना। तो उदासीनीकरण की क्रिया नहीं है बताना है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा तेल उत्पन्न कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। तेल परिष्करणीय मतलब जो तेल का शुद्ध करने का स्थान स्थापित, जो फैक्ट्री वगैरह, है ना। तो इसमें बताना है कि ताजमहल को किस चीज से हानि होगी। तो पहला है ए, ध्वनि स्तर का प्रभाव, बी, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, सी, यमुना का जल प्रदूषित होना, डी, आवागमन का अत्यधिक होना। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अम्ल वर्षा का होना। अम्ल वर्षा इसमें जल वाष्प के साथ साथ विभिन्न प्रकार के नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, जल वाष्प के साथ उड़ जाते हैं और वो बादलों के साथ, बूंदों के साथ मिलकर वर्षा करते हैं। वो वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी होगा, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। हमारा अगला क्वेश्चन है 56। दो द्रव आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिक्षित्र का बल्ब आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। इसमें आ दिया गया है ना, और बा दिया गया है समपरिक्षित्र, है ना। तो इसमें बताना है कि आ बल्ब का जो आ उपकरण है वो कैसा, उसमें बल्ब कैसा जल रहा है, तेज जल रहा है। दीप्त होना माने जलना। तो इसके ऑप्शन है
द्रव बा द्रव आ से अच्छा चालक है। बी द्रव बा से अच्छा चालक है। सी दोनों द्रव की चालकता समान है। डी द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। चूंकि जो आ है ना, उसमें बल्ब अच्छा जल रहा है, मतलब उसकी जो चालकता है वो कैसी होगी, उस पात्र की अधिक होगी, तभी तो वो अच्छा जल रहा है। और बी की थोड़ी सी कम होगी चालकता, है ना, इसलिए वो थोड़ा सा धीमा जल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 57, चित्र में दर्शाए गए जंतु के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं ए, बी, सी व डी क्रमशः हैं, है ना। चित्र दिया गया है, इसका चित्र मेढक का। तो ए में है अंडे, बी में उसका छोटा सा लार्वा के रूप में ले लिया है, उसमें हल्की सी पूंछ है, मतलब उसे आरंभी लार्वा कहेंगे। फिर सी, उसकी पूंछ थोड़ी सी बढ़ गई है, बाद का टैडपोल हो जाएगा, है ना, या लार्वा। और फिर डी वयस्क। तो इसमें ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन ए है वयस्क, आरंभी टैडपोल, बाद का टैडपोल, अंडे। बी अंडे, आरंभी टैडपोल, बाद का टैडपोल, वयस्क। सी अंडे, बाद का टैडपोल, आरंभी टैडपोल, वयस्क। डी वयस्क, अंडे, बाद का टैडपोल, आरंभी टैडपोल, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, पहले अंडे होंगे, फिर आरंभी टैडपोल बनेगा, फिर उसके बाद का टैडपोल बनेगा, फिर वयस्क। क्वेश्चन 58, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टार्च के द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आंख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराख को देखा जा सके, है ना। तो वही ये जो अपन पढ़ चुके हैं, आपतित परावर्तित किरण, है ना। दर्पण दिया है, टॉर्च को गत्ते पी में जो होल किया हुआ है पी बिंदु पर, उससे प्रकाश पड़ रहा है ना। तो अपन को किस बिंदु पर दिखाई देगा, वही एल बिंदु पर दिखाई देगा, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एल, बी एम, सी एन और डी ओ। तो इसका सही ऑप्शन होगा एल। क्वेश्चन 59, ध्वनि का संचरण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना, कि ध्वनि का संचरण तीनों माध्यमों में होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस। तो इसके ऑप्शन है केवल ठोसों में, बी केवल गैसों में, सी केवल द्रवों में, डी ठोस, द्रव तथा गैसों में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठोस, द्रव, गैसों में, तीनों में ध्वनि का संचरण होता है। क्वेश्चन 60, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? ए तेल के द्वारा पंखा चमकने लगता है। बी घर्षण बल बढ़ाने के लिए। सी असंपर्क घटाने के लिए। डी घर्षण बल कम करने के लिए। तो जैसा हम जानते हैं जो घर्षण बल लगता है वो दो सतहों के बीच लगता है ना। तो यदि पंखा जोर जोर से आवाज कर रहा है, माने उसमें घर्षण बल अधिक लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसमें क्या डालेंगे, तेल डालेंगे, तो वो क्या कर देगा, तेल घर्षण बल को कम कर देगा, चिकना होने के कारण, है ना। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, घर्षण बल कम करने के लिए। अगला प्रश्न है 61, जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई लगभग 20 मीटर से नीचे फेंकते हैं तो जमीन पर पहले गिरेगा। ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी दोनों साथ में, ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं, पहले क्या गिरेगा, है ना। तो चूंकि पत्थर भी 15 ग्राम का है ना, और चिड़िया का पंख भी, तो दोनों का वजन कैसा है, समान है, इसलिए दोनों एक साथ गिरेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दोनों साथ में। क्वेश्चन 62, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन का कारण क्या है ना। इस विधि से अपन वो बनाते हैं केक वगैरह, है ना। तो ये वही विधि है। तो आटा ऑप्शन ए आटा सूख जाता है, बी आटा फूल जाता है, डी आटा चिपक जाता है और डी आटे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आटा फूल जाता है। क्वेश्चन 63,
चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर की वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। देखो उसमें दिया गया है चित्र में एक अलार्म घड़ी है ना, बर्तन में रखी है और उसमें एक नली लगा दी और इसकी वायु को पूरी तरह खींच लिया गया है। पहले वायु निकालने के पहले पास में खड़े व्यक्ति को अलार्म घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी है ना, लेकिन जैसे ही उसकी वायु निकाल ली तो उसको सुनाई देना बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी, ध्वनि की प्रबलता कम हो जाएगी। सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। डी, ध्वनि की प्रबलता अपरिवर्तित हो जाएगी। तो जब हम उस पात्र में से वायु पूरी हटा देंगे अर्थात वहां कौन सा माध्यम हो जाएगा? निर्वात माध्यम नहीं, सॉरी, वहां निर्वात की स्थिति हो जाएगी है ना, क्योंकि ध्वनि संचरण हमेशा माध्यमों के द्वारा होता है। या तो उसको माध्यम ठोस का चाहिए, द्रव का चाहिए या गैस का चाहिए। ध्वनि संचरण हमेशा माध्यम के द्वारा होता है और निर्वात स्थिति में ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। क्वेश्चन 64, यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? ऑप्शन ए पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन पूर्व दिशा में। यदि हम शुक्र ग्रह पर हैं तो सूर्यास्त हमें किस दिशा में दिखाई देगा? पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, रोली की बहन 12 वर्ष की है तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होंगी? ऑप्शन ए 10 परिक्रमा, ऑप्शन ए 1 परिक्रमा, ऑप्शन बी 12 परिक्रमा, ऑप्शन डी 6 परिक्रमा। सूर्य की एक परिक्रमा में 1 वर्ष लगता है ना, इसलिए इसकी 12 परिक्रमा हो, 12 वर्ष में कितनी परिक्रमा हो जाएंगी? 12, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, 12 परिक्रमा। अगला क्वेश्चन है 66, बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे? ए ई रिक्शा, बी कार, सी स्कूल बस, डी स्कूटर। तो कार में डीजल या पेट्रोल लगेगा, वो वायु प्रदूषण करेगा। स्कूल बस में भी डीजल पेट्रोल लगेगा तो वो भी वायु प्रदूषण करेगा, उससे धुआं निकलेगा जो। ऑप्शन डी स्कूटर में भी पेट्रोल लगेगा है ना, उससे भी धुआं निकलेगा, वो भी वायु प्रदूषण करेगा। लेकिन ई रिक्शा है ना, या तो बैटरी से चलेगा चार्ज होने वाली या सीएनजी गैस के द्वारा, तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ई रिक्शा। क्वेश्चन 67, कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का कारण क्या है? ए, गाय ने सब्जी और एवं फलों के छिलके अधिक खा लिए थे। बी, गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथिन व प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे। ऑप्शन डी, गाय को कचरे के ढेर में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला। ऑप्शन डी, गाय को कचरे में आ रही दुर्गंध के कारण उसकी मृत्यु हो गई है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा है ना, कि लोगों के द्वारा जो खाद्य पदार्थ के साथ साथ पॉलीथिन और प्लास्टिक के रैपर फेंक दिए वो गाय ने खा लिए है ना। तो पॉलीथिन और प्लास्टिक का कभी भी क्या नहीं होता, अपघटन नहीं होता है ना, फलों छिलकों का सबका अपघटन हो जाएगा, माने पाचन हो जाएगा, लेकिन पॉलीथिन प्लास्टिक का पाचन नहीं होगा, इसलिए गाय की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रश्न से हमें ये सीख मिलती है कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ गाय के लिए, किसी जानवर के लिए फेंके तो उसमें पॉलीथिन और प्लास्टिक के रैपर ऐसे ही खुले में कभी भी ना फेंके है ना। अगला क्वेश्चन 68, चित्र में दर्शाए गए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 तथा S3 पर आपतित हो रहा है। किन पृष्ठों पर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा? 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं हमें। एक समतल पृष्ठ है ना, उस पर किरण क्या हो रही है? आपतित। बी में पृष्ठ S2 में थोड़ा उसका पृष्ठ कैसा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, उसमें किरण आपतित हो रही है। और S3 का पृष्ठ थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है ना।
तो जो किरण आपतित होगी वह परावर्तित होगी, चाहे उसकी दिशा कैसी भी हो जाए, लेकिन हमेशा उनका कोण कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, केवल S1 में, दूसरा केवल S1 तथा S3 में, केवल S2 तथा S3 में, और डी सभी तीनों पृष्ठों में। तो इसका सही आंसर होगा सभी तीनों पृष्ठों में। क्वेश्चन 69, नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मनज में निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे, है ना। तो जो नर में पाए जाते हैं गुणसूत्र वो कौन से होते हैं, XY, नर माने पुरुष, और जो मादा में पाए जाते हैं गुणसूत्र वो कौन कौन से होते हैं, XX, मादा मतलब स्त्री, है ना। तो जब पुरुष और मादा का XX मिलता है तब क्या पैदा होता है, लड़की, और जब X और Y मिलता है तब क्या पैदा होता है, लड़का, है ना। अर्थात लड़का पैदा होने के लिए पुरुष में जो Y गुणसूत्र पाया जाता है उसके द्वारा ही होता है। मादा में XX होता है, मादा में Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। तो इसके ऑप्शन है A XX, B केवल X, C XY और D केवल Y। तो इसका सही आंसर है XY, क्योंकि नर शिशु है तो वो XY गुणसूत्र से ही बनेगा या विकसित होगा। क्वेश्चन 70, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। ऑप्शन ए, साथ भोजन करने से, ऑप्शन बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, सी, सांझे कंघे के प्रयोग से, डी, मच्छर के काटने से। तो एक साथ भोजन करने से एड्स नहीं फैलेगा, कंघी करने के प्रयोग से भी नहीं फैलेगा, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलेगा। इससे मलेरिया फैल सकता है यदि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित है, मतलब उसे मादा एनाफ्लीज मच्छर ने काटा हुआ है, यदि वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले और अपना ब्लड छोड़ दे तब उसको मलेरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एड्स की, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति को एड्स है ना, और वो अपना रक्तदान कर दे किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो उसको एड्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान करने से। क्वेश्चन 71, पहेली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत और सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे, है ना। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेशमी, ऑप्शन डी ऊनी, है ना। तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, रेशों से प्राप्त होती है ना। तो जो सूती रस्सी होगी वो थोड़ी मजबूत नहीं होगी, रेशमी भी नहीं होगी, ऊनी भी नहीं होगी, ये जानता हूँ रेशों से प्राप्त होती है। रेशमी रेशम से प्राप्त होती है, रेशम के कीड़ों से, है ना। और जो नायलॉन है वो संश्लिष्ट रेशों से बनाई जाती है, माने कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन ये होती कैसी है, मजबूत। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, नायलॉन। क्वेश्चन 72, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं, है ना। कौन कौन से दिए गए हैं, हैजा, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड। ऑप्शन ए छोटी माता और मलेरिया, है ना। ऑप्शन बी हैजा एवं रेबीज, है ना। ऑप्शन डी टाइफाइड और छोटी माता। तो ये ए होगा नहीं, है ना, छोटी माता नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, ये मच्छर के काटने से होता है। इसमें हैजा तो है बी में, लेकिन रेबीज किसी भी जानवर के, कुत्ते बिल्ली के काटने से होगा। सी टाइफाइड गंदा पानी पीने से होगा, छोटी माता भी नहीं होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जीवाणुओं से होने वाले रोग है हैजा और टाइफाइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 73, निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आघात वर्धनीयता क्या कहलाता है। जब हम किसी भी धातु को हथौड़े वगैरह से पीटते हैं तो उसका चादर के समान फैलना ही कौन सा गुण कहलाता है, आघात वर्धनीयता का, है ना। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए कोयले के टुकड़े को पीटना, इससे यदि हम कोयले के टुकड़े को पीटेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना, भंगुर हो जाएगा वो। बी लोहे के तार को खींचना, तार को खींचने में तन्यता का गुण आ जाता है ना, ये सोने चांदी के तार खींच के
ही सोनी क्या बनाते हैं, जेवर बनाते हैं। तो तार को खींचने में तन्यता का गुण आ जाएगा। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम को पीटना। ऑप्शन डी पेंसिल की लीड को पीटना। पेंसिल की लीड पीटने पर भी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। धातु है, उसको पीटेंगे तो वो कैसी होगी, फैलेगी चादर के समान, है ना। इसलिए उसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम को पीटना। अगला क्वेश्चन है, बूझो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। बूझो परीक्षण उपरांत समपरिचित्र के तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन गया। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है ना। चित्र देख सकते हैं। समपरिचित्र कहाँ लगाया गया है, एक तार आलू में, कटे हुए आलू में। तो इसमें ए चुंबकीय नहीं होगा क्योंकि चुंबक का उपयोग नहीं हुआ है। बी रासायनिक। सी प्रेरणीय। डी तापीय। तो तापीय और प्रेरणीय भी नहीं होगा, है ना। इसमें रासायनिक प्रभाव होगा, है ना, क्योंकि जो तार से जो आलू में लगा हुआ है जो तार, वो उससे क्या कर लेगा, आलू से रासायनिक क्रिया, इसलिए उसमें क्या बन जाएगा, नीला धब्बा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी रासायनिक। क्वेश्चन 75, विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के में किया जाता है कि कोई वस्तु ए आवेशित है, बी अनावेशित है, सी चुंबकीय है, बी अचुंबकीय है ना। तो विद्युतदर्शी युक्ति का उपयोग हमेशा किसमें किया जाता है ज्ञात करने में, आवेशित। तो इसका सही आंसर होगा आवेशित है, ए। क्वेश्चन 76, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। आ सुनामी, बा भूस्खलन, सा बाढ़ और ता तड़ित। तो सुनामी है ना, बाढ़ आना, भूस्खलन धरती का फटना, और सी में भी बाढ़ हो जाएगी, सुनामी में मतलब ज्यादा हो जाएगा सैलाब, और डी दा क्या है, तड़ित, है ना। तो भूकंप के कारण बताना है कौन से हो सकते हैं। तो आ, बा और सा तीनों ही भूकंप के कारण है, लेकिन दा में क्या है, तड़ित अर्थात बिजली का गिरना है, तो ये अलग हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, आ बा सा, अर्थात आ सुनामी, बा भूस्खलन और सा बाढ़। क्वेश्चन 77, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम कब होगी, है ना। तो वर्तमान में हम सभी 2 वर्ष से कोविड-19 से जूझ रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। इसका ऑप्शन ए है, एक साथ भोजन करने तथा जल पीने से। बी लगातार मास्क का उपयोग करते रहने से। सी कपड़े तथा कंघी के साझा इस्तेमाल करने से। डी बिस्तर तथा कुर्सी के साझा इस्तेमाल से। तो इसका सही आंसर होगा, है ना, फैलने की संभावना कब होगी कम, लगातार मास्क का उपयोग करते रहने से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 78, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर होने या उड़ने का अनुभव होता है ना। तो इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा, गुरुत्व बल पृथ्वी के द्वारा लगता है। बी स्थिर विद्युत बल। सी चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगेगा। डी घर्षण बल, हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि घर्षण बल 2 पृष्ठों के बीच लगता है। इसका सही आंसर होगा बी स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या है, इसमें जैसे यदि हम कोई स्केल वगैरह लें, है ना, उसको ऊन पर या अपने बालों पर रगड़ें तो, और यदि छोटे छोटे से कागज लेकर उस पर चिपकाएं तो उसमें चिपकने लगते हैं, अर्थात उसमें क्या आ जाता है, एक प्रकार का आवेश आ जाता है। तो यही कंघी में लागू होगा, है ना। जब कंघी अपन बालों में फेरेंगे तो उसमें घर्षण के कारण एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, है ना, आवेश आ जाएगा। इसलिए बाल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे या उड़ने लगेंगे, उड़ने का अनुभव होगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन 79, दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है। आबासा बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा है ना। चित्र दिया है आबासा, तो ऑप्शन ए, आ पर दाब कैसा है, निशान इस तरफ है इसलिए अधिक है। बी पर फिर उससे भी थोड़ा सा कम है, और सी पर सबसे कम है। ऑप्शन बा
दाब बराबर है, बापर दाब बराबर है, सापर दाब बराबर है, मतलब तीनों पर बराबर बता रहे हैं। और सी पर आपर दाब ज्यादा है ना। फिर बापर दाब आ से कम है और सापर दाब बा से कम है। और ऑप्शन डी आपर दाब कम है ना। फिर उससे अधिक थोड़ा सा बापर है और सबसे अधिक काय पर है, सापर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपर दाब जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा बापर है, फिर उससे भी ज्यादा सापर है। अगला क्वेश्चन है 80। पहेली के पिता जी ने अपने गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन ए पास के खाली मैदान में, ऑप्शन बी पास के तालाब में, ऑप्शन सी पास के खेतों में, ऑप्शन डी स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। तो जो फैक्ट्री से जो अपशिष्ट निकलेंगे, कचरा वगैरह, उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, है ना। तो ए होगा नहीं, क्योंकि पास के खाली मैदान में फेंकने से क्या होगा, वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया कर सकते हैं, वायु से, किसी भी चीज से, है ना, किसी अन्य पदार्थ से, वो नुकसानदायक हो सकता है। पास के तालाब में वो पानी को प्रदूषित कर देंगे, पास के खेत में भी उससे भी नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। जो स्थानीय प्रशासन निर्देशित जगह करेगा अपशिष्ट के निपटान के लिए, वहां कचरे का, फैक्ट्री के कचरे का निपटान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।